हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका महर्षि पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो आज मैं जो स्टूडेंट इस साल 9th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए खुशखबरी लेके आऊँ। अब वो खुशखबरी क्या है, तो आप सभी के लिए महर्षि पाठशाला की तरफ से एक उड़ान बैच 2022-23 स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको 9th क्लास के एग्जाम की जो भी आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी मैथ और साइंस की। तो जो बच्चे अभी मैथ और साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि समझ नहीं आती है किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे मार्क्स किस तरीके से गेन करें, तब आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो महर्षि आपके लिए उड़ान बैच के थ्रू आपकी जो भी समस्या है उन सबको सॉल्व करने वाला है। तो हमारे टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर कराएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मजा नहीं है इसको, एक बार दोबारा से करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका महर्षि पाठशाला में और मैं हूं आपके एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो आज से हम 9th क्लास के लिए जो बच्चे इस साल 9th क्लास देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए उड़ान बैच 2022-23 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस बैच के अंदर आपको मैथ और साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो अभी तक जो आपको एग्जाम से डर लगता था, आपको साइंस और मैथ समझ नहीं आती, आपको डर लगता था कि कैसे हम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करें और कैसे हम अपने आप को टॉपर बना सकते हैं, तब बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो महर्षि के उड़ान बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आज हम साइंस का जो हमारे सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाला है उसमें जो हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 3, आज हम उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु तथा अणु। जो हिंदी में बच्चे उनके लिए इसका नाम रहता है परमाणु तथा अणु। तो आज इसको हम बेसिक से देखेंगे। तो आज हमारा उसके पहले लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली अब ऐसे लेक्चर मिलने वाले हैं। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास की। चैप्टर का नाम है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल बेसिक्स हम देखेंगे। तो अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल को देखना चाहते हैं तो देखो, अगर आप अपने चारों तरफ देखो ना, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आपको टेबल नजर आएगी, आपको चेयर नजर आएंगी, आपको फैन नजर आएगा, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, आपको बोर्ड नजर आएगा। तो ये जो सारी चीजें आपको नजर आई ना, वो सब एटम से ही बनी है। हर चीज, मतलब अगर एटम नहीं होता तो आई थिंक आपके सामने ये इन्वायरमेंट आपका नहीं होता, ये पूरी अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एटम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ की हर एक चीज़, हर चीज़, ये फैन, ये रिमोट, ये बोर्ड, हर चीज़ किससे बनी हुई है? सब बने हुए हैं परमाणु यानी कि एटम से। तो सबसे पहले एटम को किसने देखा? भाई कोई तो होगा जिसने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बताया होगा। तो अगर हम अपनी एनसीईआरटी के अंदर जाते हैं, उसको थोड़ा सा रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक साइंटिस्ट का नाम मिलता है, एक फिलोसोफर का नाम मिलता है, एक दार्शनिक का नाम मिलता है, जो है महर्षि कन्नड़। तो 500 ईसा पूर्व के अगर हम अप्रॉक्सी देखते हैं, बीसी के अप्रॉक्सी, तो एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। तो सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने कुछ एटम्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि अगर हम, ये महर्षि कन्नड़ है, इन्होंने क्या करा जरा देखते हैं। उन्होंने कहा इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, कोई मैटर हमने ले लिया, सारी चीज हमारे सामने मैटर है, अगर हम किसी मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले बताया कि एक मैटर हमारे पास है और अगर उसको हम तोड़ते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। इनकी इसी थ्योरी का बेस बनाकर सहारा लेके एक दूसरे हमारे फिलोसोफर आते हैं, जिनका नाम है महर्षि फकुदा कात्यायन। तो कि जो कात्यायन है, इन्होंने कहा, कात्यायन का मानना था, कात्यायन का मानना था कि अगर हम जो भी ये पार्टिकल्स सब बने, भाई हमने मैटर को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, अगर हम इन सारे पार्टिकल्स को जोड़ देते ना तो फिर से हमको मैटर मिल जाएगा। मतलब इन्होंने बोला कि these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। मतलब उन्होंने बोला कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, अगर मैं इनको मिला दूं तो इनसे हमें क्या मिलेगा? मैटर मिलेगा। तो महर्षि कन्नड़ क्या कहते थे? महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था? महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, पदार्थ को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कणों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद कात्यायन क्या कहते हैं? कात्यायन कहते हैं कि अगर उन कणों को हम फिर से मिला दें, कंबाइंड कर दें, तो उससे फिर से हमें क्या मिलेगा? मैटर मिल जाएगा, हमें पदार्थ फिर से मिल जाएगा।
इसके बाद तीसरे हमारे फिलोसोफर आते हैं जिन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आए। उन्होंने सबसे पहले हमें एटम्स के बारे में बताया, तो उनका नाम था, एशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे वो, जिनका नाम था ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन दोनों ने एक थ्योरी को प्रोपाउंड किया और उन्होंने हमको बताया, सबसे पहले ये अगर फोटो देखो तो ये हमारे डेमोक्रिटस साहब हैं। इन्होंने कहा कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come where particles obtained cannot be divided further। मतलब कि अगर हम किसी भी, हमने कोई पार्टिकल से लिया, कोई मैटर ले लिया और उसको हम तोड़ना अगर स्टार्ट करते हैं, भाई अगर हमने मैटर को तोड़ा ना, तो उसकी जो सबसे लास्ट स्टेज आएगी जब वो टूटना बंद हो जाएगा, मतलब आप उसे आप तोड़ नहीं सकते। मतलब एक तो ऐसी स्टेट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट होगी जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा वो जो स्टेज है ना, उसी को उन्होंने नाम क्या दिया, एटम। इन्होंने कहा वही पार्टिकल एटम है। आई होप क्लियर हो चुका है। मतलब उन्होंने क्या बोला, डेमोक्रिटस ने सिंपल सी बात बोली कि आपके पास एक मैटर, आप इसे तोड़ना स्टार्ट करो, जब तक तोड़ो जब तक आप इसको तोड़ना बंद ना कर दो, तो एक ऐसी स्टेट आपके सामने आ जाएगी जब आप इसे तोड़ नहीं पाओगे। तो वो जो स्टेट है ना, उसी स्टेट को उन्होंने नाम क्या दिया, एटम। तो सबसे पहले एटम्स की जो बात कही, एटम का जो नाम दिया, वो हमारे डेमोक्रिटस थे। तो उससे पहले फिलोसोफर थे जो अपनी अपनी फिलोसफी को रख रहे थे, उसी फिलोसफी को उन्होंने एक बेस बनाया, एक आधार बनाया और उसी के बेस पे उन्होंने एटम्स को एक नाम दिया, एक नामकरण उसका कर दिया एटम्स, जिसे आज हम जानते हैं। क्लियर है। तो फिर हमें बाद में पता चला कि कैसे ये एटम्स की जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मैटर, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे हम यूज करते हैं, चारों तरफ अपने देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जो इनकी थ्योरियों पे काम करना स्टार्ट करेंगे और नई नई चीज हमको निकाल कर देंगे। तो इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी एल लेवोइजर। एंटोनी एल लेवोइजर ने कुछ हमारे केमिकल लॉ दिए, तो इनके द्वारा दिए गए थे दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, यानी कि रसायन संयोजन का नियम। मतलब जब केमिकल को हम मिलाते हैं तो उसे मिलाने से हमको किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है, वो दो टाइप के लॉ इन्होंने दिए। पहला जो नियम है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो सेकंड लॉ है उसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि अगर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो आई होप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, तो बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर आपका मिलेगा जरूर। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सा जानने हैं कि लेवोइजर के द्वारा एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया जिसमें उन्होंने दो लॉ की बात की। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ हमारे सामने आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के और फिर देखेंगे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नियम को। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता हूं तो उसमें लेवोइजर क्या कहते हैं, लेवोइजर सिंपल सी बात कहते हैं, यहां पर ये इसकी स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट दैट, मतलब जो इन्होंने बात बोली अपनी, इन्होंने बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब आप अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करते हो ना, उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कभी आप मास को क्रिएट कर सकते हो, एटम के मास को, और ना ही कभी आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोली। मतलब क्या इसका, अगर सिंपल वे में समझो तो इसका मतलब को ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने अपने घर पर गैस के अंदर, आपने गैस के ऊपर आपने अपना चाय बनाने के लिए रखी, गैस पे चाय पीते हो ना घर पे, आप चाय बनती है, मम्मी चाय बनाती है, तो आपने गैस का पतीला रख दिया है चाय बनाने के लिए, और उसके अंदर आपने इसके अंदर काफी सारे ग्रेडियंट गिरे, आपने चाय पत्ती, चीनी, दूध सब गिर दिया। आप एक गिलास चाय बनाना चाहते थे, आपने सारी चीजें मिला दी। आप जरा मुझे बताइए कि वो चाय क्या 2 गिलास हो जाएगी? एक ही गिलास तो रहेगी, मतलब उसका मास नहीं बढ़ा। और क्या एक गिलास से वो आधा गिलास या उससे भी कम बचेगी? नहीं, एक गिलास से आपको चाय मिलेगी। जब आप एक गिलास ही पूरा प्रॉपर ग्रेडियंट डाल लो, एक गिलास बनाना चाहते हो, एक गिलास चाय ही बनकर आपको तैयार होगी, बस थोड़ी बहुत हो सकता है गैस बनकर उड़ जाए, बाकी आपको प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। मतलब ना तो उसका मास कोई भी आपने डिस्ट्रॉयड किया और ना ही कोई मास आपने क्रिएट किया। तो यही कहता है सिंपल सी बात अपना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? मतलब इस बात से हमें ये तो पता चली कि रिएक्शन से पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट थे और रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, उन दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? मतलब अगर मेरे पास एक पास रिएक्टेंट है जिनको मैं मिला रहा हूं और जो मेरे को मिलकर तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, उनका मास हमेशा सेम होता है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए सिंपल सा। इसमें मैंने क्या करा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, चलिए इसको थोड़ा शुरू से देखते हैं।
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस वाली सिचुएशन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमने लिया है एक अपने पास जिसका नाम है हमारा सोडियम, और नीचे हमारे पास एसिटिक एसिड रखा हुआ है। अगर हम इसका पहले वेट करें तो वेट इसका बिल्कुल वही था जो इसको मिक्स करने के बाद वेट बना, यानी कि जब मैंने इसको इसके अंदर मिक्स किया तो इसके मास में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब रिएक्शन करने से पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो मास है वो क्या है, इक्वल है। यही बात कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब आपके एग्जाम में इससे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, आपके एग्जाम में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी इसका आता है, तो उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं न्यूमेरिकल को, जिससे कि एग्जाम के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली गई है कि इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ट्रू, मतलब अगर आप मान के चल रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल ठीक है, तो एक कंडीशन दी है, उसको प्रूफ करके आप दिखा दीजिए। कंडीशन उन्होंने क्या बोली है, इन्होंने बोली है कि अगर हम हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद 34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इन्होंने बोला है कि कितना सोडियम क्लोराइड को हम मिक्स करें सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो कि 34 ग्राम में है, कि हमको जो प्रोडक्ट मिले ना वो हमको मिलना चाहिए 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मतलब सिल्वर क्लोराइड का 28.7 ग्राम हमको मिलना चाहिए और सोडियम नाइट्रेट का 17 ग्राम हमको मिलना चाहिए। सिंपल सी बात क्वेश्चन में कही है। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा स्लो आपके लिए कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल आपके लिए कर देता हूँ मैं। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और मिक्स करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला है, ध्यान रखना इस एरो के चिन्ह के जो इस साइड चीज होती है इनको रिएक्टेंट कहा जाता है, इनको अभिकारक कहते हैं, और जो चीज इधर बनता है उसको प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास पहला बना सोडियम नाइट्रेट और दूसरा हमारे पास बनता है सिल्वर क्लोराइड। आई होप क्लियर हो चुका है, ये रिएक्शन इन्होंने कही है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने बोला कि आप बताओ कि इसका अमाउंट क्या है। चलो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सीखना। मैं इसको x मान लूं, मैंने माना कि भाई इसका अमाउंट x है क्योंकि इसका अमाउंट मुझे नहीं पता, इनटू प्लस सोडियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ है हमको 34 ग्राम, सोडियम नाइट्रेट है हमारे पास 34 ग्राम, पॉइंट के बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन एरो, सोडियम नाइट्रेट हमारे पास कितना है 17 ग्राम, और हमारे पास लास्ट जो है सिल्वर क्लोराइड वो कितना है 28.7 ग्राम। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये सबका अमाउंट दिया हुआ, उन्होंने x की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने भी समझा था कि जो रिएक्टेंट है उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, तो ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि पहली लाइन यही बोली थी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए ट्रू है कंडीशन है। अगर ट्रू कंडीशन, थोड़ा ध्यान बेसिक लगाइए, सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, आप पहले इनको ऐड करिए। अगर मैं इनको सिंपल सा ऐड करता हूं, चलिए आप इनको ऐड करिए, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.7, इसी तरीके से लगा रहेगा ग्राम में। 8 और 7 को ऐड करोगे तो 15 आंसर आएगा। 15 का 5 हमने ले लिया है, एक बना 1 कैरी कर लिया हमने, एक यहाँ से ले लिया, यानी कि 2 और 1 3, और एक जो कैरी किया था यहाँ से लिया था उसको ऐड करो तो हो गया हमारे पास 45। अब ये 45 किसके इक्वल है, ये इक्वल है x प्लस में 34 के। अब 34 इधर जाएगा ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमारा मैथ का रूल क्या कहता है कि किसी भी चीज को अगर फाइंड करना है तो उसके साथ जो चीज है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। 34 इधर आ जाएगा। जब आप 34 को इधर लेके आओगे तो x बराबर में हमारे पास हो जाएगा 45.7 माइनस 34, और माइनस करके देखो क्या आंसर आएगा 0.7। तो इसी तरीके से रहेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से आएगा तो 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.7 ग्राम। आई होप क्लियर हो चुका है। तो ये हमने अमाउंट किसका फाइंड किया है, हमने अमाउंट फाइंड किया है सोडियम क्लोराइड का। तो इस तरीके से हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करवाया था, इसकी वैल्यू फाइंड की थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि कंडीशन को चेक करके बताओ कि ये ट्रू है या नहीं है, तो आपको दोनों तरफ का मास इक्वल करके दिखाना है कि दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया गया था लेबोज़ियर के द्वारा। इसके बाद जो सेकंड लॉ है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ, जिसको हम देखते हैं, ये लेबोज़ियर ने प्राउस्ट की सहायता से दिया था। प्राउस्ट थे, उनकी हेल्प ली थी, उसके सहायता से उन्होंने सेकंड लॉ समझाया जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। क्या बोला इन्होंने, सिंपल सी बात, इसमें कोई ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाई, सिंपल से उन्होंने बात बोली। इन्होंने कहा इसके अंदर कि in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। मतलब कहते हैं कि अगर हम कभी भी किसी भी कंपाउंड को मिलाना चाहते हैं या कोई भी यौगिक देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा जो उनका रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। हमेशा कंपाउंड का रेशियो हमेशा फिक्स आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं
पानी को अगर आप देखो तो पानी के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। पानी का फॉर्मूला आपने सुना होगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन हमको देखने को मिलता है। अगर मैं ध्यान से इसका रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन का मास होना चाहिए, कुछ ऑक्सीजन का मास होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं चलिए। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना है? हाइड्रोजन का मास हमारे पास होता है 1। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 हाइड्रोजन का मास हो गया। क्लियर है? और कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है रेशियो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16 और मेरे पास ऑक्सीजन कितना? एक ही है, 16 लिख दिया मैंने। चलिए 2 को इससे डिवाइड करिए तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी आप वाटर बनाना चाहते हो तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 में ही होना चाहिए, फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स की ये अक्सर पूछी जाती है और 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई भी इसका पोस्टुलेट पूछ लेगा, तो आपके कुछ जो इसकी अभिधारणा है पोस्टुलेट से वो आपको याद होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है डाल्टन ने। और डाल्टन क्या कहते हैं देखते हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले नेचर को समझाया। इन्होंने नेचर को समझाया कि मैटर की नेचर कैसी है, मैटर कैसे दिखता है, कैसा काम करता है, वो सारी चीजें डिफाइन करते हैं। नंबर वाइज ध्यान रखना है इनके पोस्टुलेट, 6 इनके पोस्टुलेट है, सबको आपको याद रखना है कि किस नंबर पे कौन सा पोस्टुलेट था, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पोस्टुलेट पूछा जाता है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट देखते हैं। पहले इन अभिधारणा यानी कि पोस्टुलेट में बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने बोला कि हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनको एटम्स कहते हैं, मतलब मैटर का निर्माण एटम से हुआ है, ऐसी बात ये पहली अपनी पोस्टुलेट यानी कि अभिधारणा में कहते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहते हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। यही बात थी इनकी जो इनको आगे जाके फेल करेगी। इसी बात की वजह से इन्होंने बोला था कि एटम्स ना इनडिविजिबल है भाई साहब, आप इसको तोड़ नहीं सकते। मतलब एटम्स को अगर आप तोड़ना चाहो तो आप तोड़ नहीं सकते। इनके अकॉर्डिंग एटम्स के अंदर कोई दूसरी दुनिया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ोगे अभी आगे जाके कि एटम्स के अंदर भी एक दुनिया है। इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, प्रोटॉन हमें देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन हमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये कहते थे कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है। और उसके बाद ये कहते हैं कि विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहां पर अब ये किस बात को डिफाइन कर रहे हैं? बता सकते हो आप किस बात को डिफाइन करें? अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो तो इस लाइन में क्या इन्होंने बोला कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बात बता रहे हैं? कुछ बताता था पहले। बिल्कुल सही जवाब। अगर आप केमिकल लॉ में जाते हो तो पहला जो नियम था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसने यही बात बोली थी, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही बात को ये बताता। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि डाल्टन्स की वो कौन सी अभिधारणा, कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करते हो। ध्यान रखना, सेकंड पोस्टुलेट है वो जो डिफाइन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, तो 2 बात उन्होंने इसमें बोली। पहला कि इंडिविजिबल, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरी बात में बोलता है कि आप नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। आई होप समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगली बात करते हैं। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई अगर मैं आपको कोई एलिमेंट दूं, कोई भी एलिमेंट दूं, अब उसके मैं बहुत सारे एलिमेंट्स दे दूं उसी चीज के, तो वो अपने आप के साथ तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, उसका जो भी एलिमेंट आइडेंटिकल मास सब सेम होगा। भाई मैं अगर गोल्ड को अगर मैं कार्बन के साथ कंपेयर करूं, क्या ये सेम होगा? नहीं होगा ना भाई। गोल्ड गोल्ड के साथ सेम होगा, कार्बन कार्बन के साथ सेम होगा। बस यही बात कहते हैं ये थर्ड अपनी अभिधारणा, थर्ड पोस्टुलेट के अंदर। क्लियर है कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स के लिए मास भी आइडेंटिकल होता है और केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी आइडेंटिकल होती है। चौथी पोस्टुलेट देखते हैं। चौथी अभिधारणा यानी कि चौथी पोस्टुलेट में हमें बताते हैं ये कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। भाई सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंट एटम लूंगा तो उनके भी डिफरेंट होंगे। गोल्ड और कार्बन की बात करूं तो दोनों का डिफरेंट ही तो है, सिमिलर तो नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सी बात है। थर्ड में क्या बोलते हैं? अगर सिमिलर है, एलिमेंट सिमिलर, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी, मास भी सिमिलर होगा। और फोर्थ पोस्टुलेट में हमसे क्या कहते हैं कि अगर एटम अलग है, एलिमेंट्स अलग है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, उसका मास भी डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से समझना। फिफ्थ पोस्टुलेट में बताते हैं कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये बताते हैं कि एटम्स जो भी मिलाते हैं वो रेशियो में मिलते हैं सब, और वो रेशियो मिलके ही कंपाउंड्स का निर्माण करता है। मतलब रेशियो की बात कर रहे हैं, और रेशियो की बात हमने किस में की थी?
बिल्कुल सही जवाब। सेकंड जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल था उसके अंदर हमने की थी, यानी कि पांचवा पोस्टुलेट हमारा बताता है सेकंड लॉ ऑफ को किसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के बारे में बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल की बात करता है, यानी कि स्थिर अनुपात के नियम की बात करता है फिफ्थ पोस्टुलेट। तो सेकंड किसकी बात कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, और फिफ्थ पोस्टुलेट किसकी बात कर रहा है हमसे, ये बात कर रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वाले मास की। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ये भी। लास्ट पोस्टुलेट देखते हैं इनका। छठा पोस्टुलेट कहता है हमसे कि द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ आइटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में आप दे दो, उनका रिलेटिव नंबर भी सिमिलर होता है, उनके आइटम्स भी सिमिलर होते हैं, सब चीज सिमिलर होते हैं। सिंपल सी बात है, वाटर में आप कितना भी वाटर बना लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा, कोई और दूसरा कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो चुका है। तो ये पूरे हमारे डाल्टन्स के पोस्टुलेट थे जो हमने सब कुछ देख लिए। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना, हमने कन्नड़ के बारे में जाना कि महर्षि कन्नड़ क्या बात करते हैं, कात्यायन हमने क्या बात करी है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको रह गया है, कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें समझ में नहीं आई है, तो वो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कोशिश करेंगे उसका आपको आंसर देने की, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सबके आंसर आपको अच्छे से दे सके और समझा सके पूरा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसके आगे की कहानी है, उसमें हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि और एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम खुदाई करने वाले हैं अब। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आती है आपको तुरंत मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि महर्षि पाठशाला पे स्टार्ट हो चुका है हमारा उड़ान बैच 2022-23, जिसमें आपको आपके एग्जाम की कंबाइंड तैयारी कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका महर्षि पाठशाला में। तो लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने आपके जो साइंस का सेकंड टर्म में आने वाला है 9th क्लास में, उसकी स्टार्टिंग हम कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि आपके सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, बुक का जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी उसकी सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ लॉ देखे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ क्या था, डाल्टन्स ने क्या क्या बातें कही हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटम्स के अराउंड, एटम्स के बारे में बात करेंगे कि एटम्स क्या है, कैसे काम करता है, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हमने बताया था कि महर्षि पाठशाला ने आप सभी के लिए उड़ान बैच 2022-23 की स्टार्टिंग की है, जिसमें आपको साइंस और मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमारे ये सेकंड लेक्चर होने वाला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। चलिए तो सबसे पहले कुछ एटम्स के बारे में जानते हैं कि एटम्स क्या होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है और किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको हमारा लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर हम मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और एक ऐसी लिमिट पे पहुंचता है जब इसको टूटना इम्पॉसिबल क्या है, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते, और उसी को नाम क्या दिया था, एटम्स नाम दिया था। तो आई होप आपको याद होगा, और मैं फिर से कह रहा हूं अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया तो एक बार इसको देख लीजिए, आपके लिए आज का लेक्चर और आसान हो जाएगा। चलिए तो एटम्स के बारे में समझते हैं। तो एटम्स होता क्या है, तो अगर हम यहाँ सिंपल सा डिफाइन करें तो एटम्स की डेफिनेशन सिंपल सी कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी हमने पहले भी देखी, तो उनके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आती है जिसमें बताया गया हमें कि जो हमारा एटम्स होता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा जिसको आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको किसी से कंपेयर करते हो ना, उससे भी छोटा है एटम, मतलब इतना छोटा कि आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इतनी छोटी चीज को एटम्स कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ज्यादा ही छोटा, ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है एटम्स क्या है। एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इतना स्मॉल है कि आप इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते। आप किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते, कोई भी पावरफुल हो, मतलब इतना छोटा होता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है इसको देख पाना। तो एटम्स की बहुत अच्छी नेचर है ये, एंड एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इतना छोटा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लो तो उससे भी इसको देखना इम्पॉसिबल के बराबर होगा। तो बहुत छोटा पार्टिकल है एटम। तो आई होप एटम्स क्लियर हो चुका है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कुछ है तो वो एटम्स है।
चलिए आगे समझते हैं एटम्स के बारे में कुछ। इसके बाद कुछ मॉडर्न डे सिंबल्स आते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के। मतलब जब आगे थ्योरी और चलते गई, नई नई डिस्कवरी हुई, तो हमको लगा कि हमको क्या करना चाहिए, हर एक एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स देना चाहिए जिससे उसको पहचानना आसान हो जाए। तो ये सिंबल्स की बात करो, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डाल्टन, जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बताया कुछ सिंबल्स के बारे में कि एलिमेंट्स के सिंबल कैसे होने चाहिए, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। तो उन सिंबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एमसीक्यू टाइप में, जिसमें आपको सिंबल्स दिए जाएंगे कुछ और उनके नाम पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना है। तो काफी सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये वाला जो सिंबल्स है सर्कल के अंदर डॉट, ये हाइड्रोजन का सिंबल्स है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा डॉट दिखता है, आपको समझ जाना है कि हाइड्रोजन की बात चल रही है। फास्फोरस के लिए इस टाइप का सिंबल्स देखने को मिलता है। कॉपर के लिए सर्कल के अंदर सी आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के लिए जी होता है इस टाइप का, तो ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं। देन कार्बन के लिए पूरा सर्कल को डार्क कर दिया गया है, सल्फर के लिए अंदर प्लस का चिन्ह है। देन लेड के लिए एल लगा दिया गया है, प्लेटिना के लिए पी लगा दिया गया है सर्कल के अंदर। ऑक्सीजन के लिए एम्प्टी सर्कल होता है, पूरा खाली सर्कल होता है। आयरन के लिए सर्कल के अंदर आई होता है, सिल्वर के लिए एस होता है और मरकरी के लिए सिर्फ ये डॉट इज होता है। ध्यान रखना, इसमें और गोल्ड में सिंपल सा अंतर है कि गोल्ड के अंदर जी और इसमें जी नहीं है। ओके तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको याद रखें। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में केवल उतना ही आएगा जितने आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो ज्यादा अगर कहेंगे तो टाइम वेस्ट ना करें, केवल इन सिंबल्स को आप माइंड के अंदर रखें, ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मॉडर्न डे में पहचानने के लिए डाल्टन से सबसे पहले ये बातें बताई। सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि किस तरीके से इनके सिंबल्स को हम पहचान सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वर्जिलस। सबसे पहले व्यक्ति थे वर्जिलस जो हमारे सामने, जिन्होंने बताया कि अगर हमें एटम्स, जितने भी हम एलिमेंट्स की बात करें, अगर उनको हमको कुछ शॉर्ट नेम भी देना हो, भाई जैसे हमने हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन तो नहीं लिख सकते ना, कुछ ऐसा शॉर्ट सिंबल्स बन जाए जिससे हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली उसको पहचान पाए। तो ये पर्सन थे वर्जिलस, हमारे वर्जिलस। इन्होंने सबसे पहले ये बात को डिफाइन किया था। क्या कहा इन्होंने, समझते जरा। तो वर्जिलस सजेस्ट दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर द नेम ऑफ द एलिमेंट। ये कहते हैं कि एलिमेंट्स के जो नाम है ना, आपको ना उसके शुरू के 2 अक्षरों को ले लेना है। अगर उससे स्टार्टिंग के 1 और 2 नंबर्स को लेते हैं तो उससे आप उसका कंप्लीट उसको डिफाइन कर सकते हो, उसके सिंबल्स को आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी कंप्लीट नाम है, जैसे हाइड्रोजन का कंप्लीट नाम है, या तो उसका एच ले लो या कोई भी स्टार्टिंग के 1 और 2 आप लेटर को ले सकते हो। फिर उन्होंने कुछ तरीके बताए जो आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल्स इज ऑलवेज रिटन इन ए कैपिटल लेटर। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का कोई भी सिंबल्स बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन में एच जो आप लोगे वो क्या होगा, कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल से नहीं, कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर अपर केस में। एंड देन सेकंड लेटर एज एन स्मॉल लेटर, सेकंड आपका स्मॉल लेटर में होगा। जैसे लिथियम के लिए आपने देखा होगा पहला एल कंप्लीट लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है, एंड देन स्मॉल लेटर आता है हमारा आई, फिर बनता है हमारा लिथियम। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। और नाम के लिए जो भी सिंबल्स आप बनाओगे वो फर्स्ट या सेकंड लेटर आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और क्या बात बताई इन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हुए हाइड्रोजन के लिए एच हो गया, एल्यूमिनियम के लिए एल हो गया, कोबाल्ट के लिए CO हो गया। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल, ठीक है। चलिए कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं जो लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, उनको हम सिंबल्स को ना अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग। तो हमको लगता है जैसे सोडियम है, आपने सोडियम को सोडियम को Na लिखते हैं, तो वहां हमको दिक्कत होती है, पोटेशियम को K लिखते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों है। तो वो कुछ अलग वर्ड्स के, उनके जो ओरिजिनल नेम है वो उनके ओरिजिनल लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज में, तो उनको वहां से हमने कॉपी किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि Fe, आयरन आई से स्टार्ट होता है लेकिन उसको हमने सिंबल्स का दिया हुआ है Fe दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि आयरन का जो असली नाम है लैटिन लैंग्वेज में वो फेरम है, इसलिए हमने वहां से Fe को उठाया है। आयरन का सही नाम क्या है, फेरम, लैटिन वर्ड है, तो वहां से हमने इसको Fe वर्ड को उठाया है। देन सोडियम को अगर आप देखते हो तो सोडियम जो है, सोडियम उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है नाइट्रियम। सोडियम का सही नाम नाइट्रियम है, तो वहां से हमने Na को लाके सोडियम का जो भी सिंबल से वो बनाया। आई होप क्लियर हो चुका है। सेम ऐसे अगर पोटेशियम को देखो, पोटेशियम का सही नाम क्या है, कैलियम है। पोटेशियम का सही नाम कैलियम है, के से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको के से दिखाते हैं। तो पोटेशियम ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तो हमने बाद में इसको इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका क्या है, उसका ओरिजिनल नाम है कैलियम। सेम ऐसे सोडियम का नाम क्या है, नाइट्रियम, Fe का नाम क्या है, फेरम। क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये जो भी हमारे एक्सेप्शन केस मान लो उनको नाम हमने दिया है।
तो नाम किस तरीके से दिए जाते हैं वो सब वेजलेस ने डिफाइंड किया, समझाया हमको, और उसके हिसाब से हमने सारे एलिमेंट्स के नाम रखे। जैसे चलिए इस टेबल को अगर आप देखो तो इस टेबल में आपको सबके नाम क्लियर होंगे क्या है। जैसे कि एल्युमिनियम को हम एल से दर्शाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड स्मॉल लेटर, ठीक है जी। आर्गन को ए आर से दर्शाते हैं, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल लेटर आपको रखना है। वेरियम को बी ए से दर्शाते हैं, बोरोन को बी से, ब्रोमियम को बी आर से, कैल्शियम को सी ए से, कार्बन को सी से दर्शाते हैं हम, और क्लोरीन को सी एल से दर्शाया जाता है। कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल देन सेकंड स्मॉल लेटर में होगा हमारा। और इसी तरीके से सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इतने याद करने की जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास 118 है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हो उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो क्या 118 एलिमेंट्स आप याद करोगे? नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना आपके लिए बहुत है। तो स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये जो भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ये सारे सिंबल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। आपको सिर्फ इन सिंबल्स को याद रखना है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्लियर हो चुका है? कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि डाउट्स को कैसे पूछे, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करिए और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को समझते हैं। एटॉमिक मास क्या है भाई? हम एटम को समझ चुके हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स को समझ चुके हैं, कैसे उनको दर्शाया जाता है, सारी बातें समझ चुके हैं। अब एक वर्ड हमारे पास आता है एटॉमिक मास। क्या है ये? एटम का मास क्या होता है, एटम की नई क्या प्रॉपर्टी है? तो अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का जो भी एटम है और उसका जो मास होगा ना, उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। तो एलिमेंट्स के एटम्स का जो भी मास होगा उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो हिंदी वाले बच्चों को भी ध्यान में आ जाएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो मास द्रव्यमान होता है उसको उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मास की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एटॉमिक मास की। अब कुछ एलिमेंट्स के ना मास हमको दिखाएंगे। अगर हम अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो हर एक एलिमेंट्स के मास दिए हुए हैं। ज्यादा नहीं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ आप इनको याद रखना। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो वो आपको वहां पर गिवन देंगे, हिंट देंगे आपको कि किसका मास कितना है, वो आपको यूज करना है। फिलहाल तो इतने तो आपको याद होने चाहिए जितने टेबल में है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो आपको याद ही हो जाएगा ये तो। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है, 23 एटॉमिक मास है सोडियम का, वो आपको ध्यान रखना है। देन मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का कितना है? 40। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको दिए हुए हैं, एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने कि इनका एटॉमिक मास क्या होगा। क्लियर है? तो उतना ही याद करना जितना एनसीईआरटी में। फिर से कह रहा हूं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना, हार्ड वर्क के पीछे मत भगना है कि आप सोचोगे नहीं जी हम तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक मास याद कर लेंगे। किसी को याद नहीं हो पाते हैं तो इतना उसके पीछे भगने की जरूरत नहीं है। केवल उतना याद करो जितना आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ने के पीछे भगोगे तो जो आपके पास है, जितना आप गेन कर सकते हो रख सकते हो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा भगने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, जितना आपकी एनसीईआरटी कहती है। एक लिमिटेशन है एनसीईआरटी, उस लिमिट के अंदर है कि आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। अब ये नया वर्ड आता है मॉलिक्यूल। क्या होता है भाई? देखो, हमने सिंपल सा समझा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो मिलके एटम बना रहे हैं, क्योंकि एटम वही है जो सबसे लास्ट में, जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, वो एटम है। अब जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स कंबाइन, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम से एलिमेंट बना दिया, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है? और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उससे आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो हमको जाएंगे, मैटर बनेगा, वो सब हम देखेंगे आगे पदार्थ को। ठीक है? तो अभी वर्ड हमारे पास नया आने वाला है, दैट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एंड अणु। तो ये अणु है हमारे, ये मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 and more एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक जो भी एटम्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। 2 and more than
मोर देन एटम्स विच आर केमिकली बाउंडेड विद ईच अदर, जो कि एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर मैं कोई भी दो एटम ले लूं, सपोज करो मैंने दो ऑक्सीजन ले लिए, अब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ के बनाते हैं O2। मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एक केमिकल बॉन्ड जुड़ता है तब जाके H2 बनता है। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं किसी बॉन्ड के द्वारा, उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है आपको पता चल चुका, कैसे बनेगा मॉलिक्यूल? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे किसी बॉन्ड के द्वारा, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे, समझिए इस लाइन को। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया ना, एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बना। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मैटर, यानी कि पदार्थ का निर्माण होगा, मैटर बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका? मैटर का है, एक्सेप्ट एलिमेंट, एंड विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूल एक ऐसा है जो अकेला, अगर इसको मैं सिंपल कम रूप में देखूं तभी के पूरे मैटर के बराबर की प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक बाल्टी पानी लिया, आपने क्या करा? अपने घर में बाल्टी पानी लिया और उस पानी में से आपने छोटा सा थोड़ा सा पानी चम्मच में कुछ में भी निकाला थोड़ा पानी, क्या ये पानी उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? करेगा ना, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो भी करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। H2O को देखो, H2O क्या होता है? वाटर होता है, और बहुत सारे H2 मिला दिए तब भी वाटर ही है। तो अगर एक यूनिट ले लो या बहुत सारे लो तब भी वो उसी की सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। H2 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो प्रॉपर्टी वाटर की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा, भाई वो गीला भी करेगा, वो फ्लो भी करेगा, सब कुछ करेगा ना। तो सेम यहीं पे बात करिए कि जो भी मॉलिक्यूल होता है वो मिलके एक मैटर बनाता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल बात करते हैं स्मॉलेस्ट में निकाले, तब भी वो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसकी खासियत है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं। मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स का हम देखते हैं। एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बोलते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो एक जैसे रूप में हमें को नजर आते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं हम हेटेरो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। हेटेरो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड बनाते हैं। अगर कंपाउंड बात करें, कंपाउंड क्या है? तो इसका दूसरा नाम कंपाउंड है हेटेरो एटॉमिक का। तो हेटेरो एटॉमिक क्या है? एक तरीके से कंपाउंड आप इसको कह सकते हो। चलिए होमो एटॉमिक का एग्जांपल समझते हैं। होमो एटॉमिक मतलब होता है कि कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब वो एटम्स जिसके अंदर सेम एलिमेंट जुड़े हो। मतलब यहाँ पर क्या है? कंटेनिंग एटम्स, कौन से एटम है? जो सेम एलिमेंट्स बने हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, H2, HH के अंदर H2 कैसे बना? दोनों हाइड्रोजन आइटम है। O2 दोनों ऑक्सीजन आइटम है। O3 तीनों ऑक्सीजन आइटम है। मतलब जिसके अंदर सिमिलर एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? जिसमें डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो वो क्या होगा? हेटेरोटॉमिक होगा। चलिए देखते हैं। कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर में एक हाइड्रोजन दिखा, आपको ऑक्सीजन दिखा, भाई दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो अलग अलग है ना, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है। सेम अगर मैं CO2 गैस देखता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, भाई कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, दोनों ने मिलकर CO2 गैस बनाई ना, तो इन्हें बोलते हैं हेटेरोटॉमिक। जैसे कि CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोटॉमिक। और जिसमें एक जैसे एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम मॉलिक्यूल, उन्हें बोलते हैं हम होमो एटॉमिक। क्लियर हो गया है? सेम और डिफरेंट में अंतर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है हमारे पास, ओटमोसिटी। क्या होता है? ओटमोसिटी क्या है? ये एक नया वर्ड है ओटमोसिटी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। ओटमोसिटी क्या होता है? देखो हमारे जो आइटम है ना, हमको कई प्रकार से देखने को मिलते हैं। इनकी जो एक्सिस्टेंस है हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स के रूप में, वो अलग अलग टाइप्स के हैं। कहीं हमको मिलता है H2 के रूप में, जैसे हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म मिलेगा। H2 के ऑक्सीजन हमेशा कैसे मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। O2 के फॉर्म में, कभी ऑक्सीजन के रूप में नहीं मिलता। तो उन्हीं को उनके ओटमोसिटी कहते हैं। सिंपल सी बात करें, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना हमें एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए, उसे कहते हैं एटमोसिटी। भाई जैसे मैंने आपसे बोला कि कभी भी आपको ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो ये इसकी एटमोसिटी है कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको चाहिए, दैट इज नोन एज एटमोसिटी। और कई टाइप्स के होते हैं, जैसे
समझते हैं इस टेबल के द्वारा। टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ नॉन मेटल और मेटल के मैंने एग्जांपल शो करें इसमें। जैसे अगर मैं नॉन मेटल देखूं, पहले आर्गन की बात करते हैं। आर्गन एक ऐसा है जो अकेला मिलता है, जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में अकेला आपको एआर मिल जाएगा। तो जो अकेला मिल रहा है, जिसको किसी और के साथ कंबाइंड होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बोलते हैं मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल हो। हीलियम अकेला मिलेगा, ये भी मोनोएटॉमिक कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या आपको अकेला मिलेगा? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा क्या मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में, O2 के रूप में ही मिलेगा। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायटोमिक। सेम हाइड्रोजन क्या अकेला मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसे भी क्या बोलेंगे हम? डायटोमिक। क्या नाइट्रोजन अकेला मिलेगा? नहीं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा दूसरे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म पे, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? डायटोमिक बोलते हैं। चलिए फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस तो ऐसा है जो अकेला दुगना नहीं मिलेगा, कम से कम 4 मॉलिक्यूल होने चाहिए फास्फोरस के लिए, तब जाके ये F4 की पोजीशन में मिलता है, इसलिए इसको हम 4 फास्फोरस कहते हैं, यानी कि पॉली भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। 4 एटम्स के साथ मिलता है ये हमें फास्फोरस। सेम ऐसे ही सल्फर की बात करते हैं। सल्फर तो 8 के साथ मिलता है, अकेला कंबाइंड नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, S8 चाहिए, तो इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक हो गए हमारे, फास्फोरस भी और हमारा ये सल्फर भी, सब पॉलीएटॉमिक है। चलो कुछ एटम्स के एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एटम से देखो, सोडियम को देखो, सोडियम अकेला मस्त घूम रहा है, इससे जरूरत नहीं है किसी के साथ, अकेला घूम रहा है मस्त, तो ये मोनोएटॉमिक हो गया। आयरन Fe अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक हो गया। एल्युमिनियम अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक हो गया। कॉपर क्या है? अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक। मतलब जो अकेला घूम सकता है, ऐसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तो वो मोनोएटॉमिक है। जो अकेला नहीं घूम सकता, उसको एक ना एक एलिमेंट चाहिए, तो वो हो गया हमारा डायटोमिक। और जो बहुत सारे एलिमेंट के साथ ही रहना चाहता है, वो हो गया पॉलीएटॉमिक। क्लियर हो चुका है? तो सिंपल सा है, ये एग्जिस्टेंस है मॉलिक्यूल की, जिसे हम ओटोमोसिटी कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे आयंस किस तरीके से लगाते हैं इनके ऊपर, इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले कैसे, जैसे हम H2O CaCO3 हमने फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला बना कैसे वो समझेंगे हम। फिर इनका कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, कैसे निकालता है, इनका मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर करना और अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाना, क्योंकि आपको बताना उन्हें कि महर्षि पे स्टार्ट हो चुका है उड़ान बैच 2022-23। चलिए जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी पाठशाला में, और मैं हूँ आपके एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो हम साइंस की एक सीरीज कर रहे थे, जो भी आपके 9th क्लास के सेकेंड टर्म के एग्जाम में आने वाला है, तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया था उड़ान बैच 2022-23, और उसमें हम आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम का फर्स्ट चैप्टर और हमारी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि साइंटिफिक थ्योरी क्या क्या हमारे सामने आई, किस तरीके से हम केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारे ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जितने भी आइटम्स कंपाउंड्स आप अपने अपने तरफ चारों तरफ देखते हो, आप H2O वाटर को आप देखते हो, NaCl नमक को आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ आपको नजर आती हैं, वो बनी कैसे, उनके जो फॉर्मूले हैं ना उनको कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। जो भी हम इतने बड़े बड़े कंपाउंड यौगिकों को बनाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम उस पर रिसर्च करेंगे, सीखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के थर्ड लेक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में कि आखिर ये केमिकल फॉर्मूला होता है क्या है। तो केमिकल फॉर्मूले की बात करें ना, तो ये किसी भी कंपाउंड को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो भी आप उसके सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट करते हो उसको केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड का आप कंपोजिशन कर रहे हो, उस कंपोजिशन को आप जिस सिंबल से आप शो करते हो उसको केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है। इसके लिखने के ना कुछ तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपके मन चाहे आपने कुछ भी लिख दिया। अगर आप H2O को कभी आपने OH2 देखा है? नहीं देखा ना, हमेशा H2O ही देखा होगा। कभी आपने NaCl के बदले ClNa देखा है? नहीं देखा होगा ना। क्यों नहीं देखा भाई?
क्योंकि इनका एक प्रॉपर मेथड होता है, इनके लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जिस पैटर्न पे इसको लिखा जाता है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए किसी भी केमिकल का फॉर्मूला लिखने से पहले। चलिए पहला रूल क्या कहता है, पहला इसका कैरेक्टर क्या कहता है। पहला कहता है कि द वैलेंसीज ऑफ चार्जेस ऑन आयंस मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहला आपका काम क्या है, इनको बैलेंसी और चार्जेस आपको बैलेंस करने। जो भी आइटम्स है आपको पता है किसी आइटम की बैलेंसी क्या होती है, उसके ऊपर क्या चार्ज होते हैं। नहीं पता है तो अभी हम सीखने वाले हैं, बस इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैलेंस फाइंड कर सकते हो, कैसे किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी आइटम्स का आप चार्ज फाइंड कर सकते हो। आपको पता है किसी का चार्ज क्या है, बहुत इजी मेथड है, अभी सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड आप समझ चुके हो कि आपका काम क्या, आपको जो भी चार्जेस हैं और जो भी बैलेंसेस है उसको आपको बैलेंस करना है। फिर कहा गया है कि अगर कभी भी आप किसी भी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मूला बनाते हो तो हमेशा आपको मेटल को आगे लिखना है, नॉन मेटल पीछे लिखा जाता है और मेटल आगे लिखा जाता है। क्लियर है। तो सेकंड रूल में यही बोला है कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द सिंबल्स ऑफ मेटल्स कम्स फर्स्ट। तो हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे, इसीलिए NaCl में Na पहले होता था। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं CaO, इसमें कैल्शियम जो है हमारा ये मेटल है, ऑक्सीजन हमारा क्या नॉन मेटल, इसलिए हमने कैल्शियम को पहले लिखा है। NaCl में सोडियम हमारा मेटल है, इसलिए हमने सोडियम को पहले लिखा है। क्लियर है। सेम ऐसे ही CO में कॉपर हमारा मेटल है, तो हमेशा मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात ध्यान रखना। तो ये दो रूल हमारे हो चुके हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज, जब आप बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस को अगर आप यूज करते हो तो द आयंस आर इनक्लोज इन ब्रैकेट, तो आप उन आयंस को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। भाई आपने काफी सारे योगी, काफी सारे कंपाउंड आपने ले लिए हैं, आप उनको मिक्स करना चाहते हो, पॉलीएटॉमिक आइटम्स का आप यूज कर रहे हो, तो जो भी उनके आयंस हैं उसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसा आप यहां पर देखो CaOH पॉलीएटॉमिक हो गया, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके देन हमने इसकी वैलेंसी को आगे लगाया। सेम NH4, ठीक है, होल ट्वाइस, देन SO4 हमने इसको बनाया है। तो जो भी आयंस है उनको इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, देन बाहर हम उसका जो भी बैलेंस आयंस है उसको हम प्लेस करते हैं। क्लियर है। तो ये सिंपल सी कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और फिर हम इससे रूल बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, इजीली मेथड सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। चलिए इनको भी हम चेक करेंगे, पर उससे पहले एक काम करते हैं, पहले सीखते हैं हम कि बैलेंसी कंसेप्ट क्या है। जो हम बैलेंसी बात करेंगे है तो क्या है, देखो सिंपल सा बोलूं तो बैलेंसी निकालने का जो मेथड है हमको हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, फोर्थ चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां से हमको सिखाया जाता है, वहां पर हमको सीखना है। लेकिन क्योंकि जरूरत हमको इसी चैप्टर में, तो हम इसको अभी सीखते हैं। देखिए बहुत आसान मेथड है, बस आप कुछ रूल्स जो मैं आप कह रहा हूं वो आपको ध्यान रखें। चलिए तो अगर हम फोर्थ चैप्टर में चलते हैं, अभी आपने फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपने पढ़ लिया है, मान के चलते हैं पढ़ लिया है, क्या दिक्कत है, मान लिया ना, चलो सब मान के चलो कि आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया है। वहां पर एक साइंटिस्ट हमारे सामने आएंगे जिनका नाम है नील्स बोर। तो हमारे सामने एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आएंगे, बोर साहब आएंगे। नील्स बोर ने क्या करा, नील्स बोर ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन, आपने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं साहब। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये मूव करते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और उन ऑर्बिट की नंबर से संख्या से ही हम निकालते हैं बैलेंसी को। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को, ध्यान रखने में क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ एक एटॉमिक मास भी है ना, लास्ट क्लास में देखा था। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एटम का, उस एटॉमिक नंबर को अगर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप ब्रेक कर दो। अब नया शब्द आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है समझिए, चलें। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कहता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि अगर आप किसी भी आइटम के एटॉमिक नंबर को 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 डैश 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 डैश, इस क्रम में आप तोड़ते हो तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। किसी भी एटम्स के एटॉमिक नंबर को इस क्रम में ब्रेक करना एटॉमिक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्लियर है। चलो सपोज करके चलते हैं, मैंने कोई एक एक्स एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20, ठीक है जी। कोई एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। 20 को अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2, 8,
8 एंड 2 में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को ब्रेक करना इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके आउटर मोस्ट सेल, मतलब जो भी लास्ट सेल होगा जब उसको ब्रेक करेंगे उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके वैलेंसी को बताते हैं। जो भी लास्ट में बचेगा वो क्या बताएंगे, उसकी वैलेंसी को। क्लियर है? जैसे यहाँ पर क्या बचा है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। सपोज करो कि हमारे पास कोई एटम होता भाई जिसका एटॉमिक नंबर होता 22 ले लेते हैं, चलिए 22 होता, इसको मैं ब्रेक करता, तो ब्रेक कैसे होता है, ये 2 8 8 4 में, तो वैलेंसी क्या हो जाती है 4, जो भी आउटर में सेल बच रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ रूल भी बताया है कि वैलेंसी हमेशा केवल क्या हो सकती है, वैलेंसी हमेशा होती है या तो 1 2 3 या 4। कभी भी वैलेंसी ना तो 4 से ज्यादा होती, कभी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती। कभी भी वैलेंसी केवल क्या हो सकती है 1 2 3 एंड 4, कभी 4 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कभी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या करना है, उसके लिए भी इन्होंने बताया। चलिए समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कभी भी किसी के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप उसको 8 में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। आप उसको किस में से माइनस करो, 8 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास वैलेंसी आ जाएगी। कभी भी 4 से अगर ज्यादा बचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए कि हमने कोई ए एटम लिया हमने, और इस ए एटम का एटॉमिक नंबर है 25, एटॉमिक नंबर कितना है 25। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, बिल्कुल सही। क्या होगा 2 8 8, कितना हो गया हमारे पास, ये 18 हो चुका है। कितना बचा हमारे पास, 7 बचा है। अब लास्ट में अगर आप 7 को देखो तो ये 4 से ज्यादा है, बड़ी संख्या है, 4 से ग्रेटर है ये। तो आप इसको किस में से माइनस कर दो, इसको आप 8 में से माइनस कर दो, आंसर कितना बच जाएगा हमारे पास 1। तो इस एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है? अब ये कहते हैं कि अगर कभी भी लास्ट में अगर सपोज करो 8 से ज्यादा बच जाए, अगर 8 से ज्यादा बच गया तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से ज्यादा बचता है तो आप इसको 10 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? आप उसको 10 में से माइनस करिए, हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। तो किसी भी आइटम की वैलेंसी को हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया है? अब वैलेंसी से आयन कैसे बनाते हैं, तो वैलेंसी से आयन बनाने का सिंपल सा तरीका है कि किसी भी आइटम की जो भी वैलेंसी होती है वो इसका आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आयंस कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपने फॉर्मूले बनाने के लिए। चलिए जी आयंस समझते हैं। आयंस बहुत आसान तरीका, जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की वैलेंसी ना 1 होती है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 होती है। ठीक है? और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 2 8 1 में ब्रेक होगा ना ये। अब ये जरा दिमाग लगाइए आप छोटा सा कि इसको यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब ये जाके 8 यहां कंप्लीट कर पाएगा। और कोई भी एटम ना तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर सकता है ना एक्सेप्ट कर, कभी नहीं कर सकता 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? 4 तक ही इलेक्ट्रॉन करता है, 4 से ज्यादा कभी भी नहीं करता। और इसको चाहिए 7, मतलब ये तो ले ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो सिंपल से ध्यान रखना, जब भी कोई भी किसी के पास फालतू इलेक्ट्रॉन, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसके ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। और कोई अगर आइटम उस चार्ज को लेना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो उस पर लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। सपोज करिए अगर हम Cl को ले लेते हैं, तो अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना आउटरमोस्ट सेल को पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसको चाहिए तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो नेगेटिव चार्ज, देना चाहता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी वैलेंसी है बस वही उसके आयन पे लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1, और Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। क्लियर है? तो ये आयंस होता है बस। क्लियर सर? तो आई होप क्लियर हो चुका है आयंस वैलेंसी कैसे निकालते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं फॉर्मूले बनाने के कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। चलिए आई होप आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी को आयंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर से आपको उसके लिए कोशिश करेंगे कि समझा सकें। ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बोला है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। आपको इनके फॉर्मूले बनाने हैं। आपको बोला है सोडियम ऑक्साइड्स आपको दिए हुए, आपको क्या दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके पास Na2 है, आप कैसे बनाओगे। देखो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ Na2 बनता कैसे है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, पहले फॉर्मूले को ले लूँ मैं, Na
और ऑक्सीजन। देखिए Na की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। दोनों की वैलेंसी को दोनों के नीचे लिख दो। ध्यान रखना मैंने क्या करा, दोनों की वैलेंसी को उसके नीचे लिखा। Na की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब आप वैलेंसी में कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो हमारे पास Na के ऊपर क्या लग जाएगी, इसकी वैलेंसी, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगी, इसकी वैलेंसी, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2। क्लियर है? तो फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस बैलेंस ही होता है। जो भी बैलेंस है प्लेस करो और देन क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए दूसरा फॉर्मूला बना के देखते हैं एक बार। दूसरे क्वेश्चन में इसने बोला है AlCl। देखिए अगर मैं सिंपल से बात करूं तो एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होती है और Cl की बैलेंसी होती है 1। अभी देखा ना NaCl में हमने एक बैलेंसी होती है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप बैलेंसी में दोनों में, तो इसकी बैलेंसी इसके साथ चली जाएगी और इसकी बैलेंसी इसके साथ चली जाएगी, तो ये जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा, AlCl3। क्लियर है? तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहिए, मजा आ जाएगा। Na की बैलेंसी 1, H की बैलेंसी 2, फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, Na2S हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने सबके फॉर्मूले बनाते हैं। तो आप आई होप सीख चुके हो आप फॉर्मूला कैसे बनता है, बहुत इजी है, बैलेंस आपको पता होनी चाहिए। जिस भी आइटम का फॉर्मूला बनाना है उनकी बैलेंस लिखो उनके नीचे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट अब समझते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, तो सबकी बैलेंसी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबका एटॉमिक नंबर है, वहां से आप सबकी बैलेंसी फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें किसी भी एटम का मास, कि उसका एटॉमिक मास कितना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। मतलब किसी भी फॉर्मूले में आप जो भी एटम्स लिखते हो उन सभी एटम्स का अपना एक एटॉमिक मास होता है। अगर उन सबके एटॉमिक मास का हम सम कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है मॉलिक्यूलर मास, कोई भी फॉर्मूला हो। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। ये एक टेबल मैंने आपको लिखी हुई यहाँ पर, ध्यान रखना उतने ही याद करना जितने आपके एनसीईआरटी में, सारे आप नहीं याद कर सकते। मैंने पहले ही वीडियो में बोला है 118 एलिमेंट्स हैं, आप सबके एटॉमिक मास याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनके याद रखिए जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन। तो ये सब हमारी एनसीईआरटी में है, तो इनके एटॉमिक मास तो आपको याद होने चाहिए। इनके याद है, काम खत्म, और ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके याद रखना। चलिए अब कुछ हम फॉर्मूले बनाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है हमारी बुक है एनसीईआरटी का, तो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे बोला है कि बताइए हमें जरा H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है। कुछ नहीं करना है, कितने H है हमारे पास, 2 H है, तो आप 2 लिखिए इनटू में H का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। मतलब H2 का मॉलिक्यूलर मास, हिंदी में इसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं, कितना होगा 2 होगा। क्लियर है? चलिए O2 का फाइंड करें। चलो O2 का क्या होगा, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास 2 लिखिए। एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 12, आप 12 लिखिए यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा 24। बस इतना सा काम करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब आप मुझे निकाल के दिखाओ जरा NH3 का। चलिए जल्दी से NH3 का बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉल्व करिए बिल्कुल जल्दी। ओके ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे करा, देखो बहुत सिंपल सा है। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, देन प्लस का चिन्ह। हाइड्रोजन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1। क्लियर है? तो 14 1 जा 14 और 3 1 जा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 17 एटॉमिक मास किसका हो गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास इस NH3 कंपाउंड का। क्लियर है? चलिए लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ चुके आप, और 1 मार्क्स आपको एग्जाम में फ्री के इस पे मिल जाते हैं। चलिए अब करते हैं सॉल्व CH3, जल्दी से करिए, आप ही सॉल्व करिए। अरे आप सब कुछ सीख चुके हो, मास्टर आदमी हो, और आप करिए, आप सब कुछ सीख चुके हैं, करिए जल्दी सॉल्व, बताइए। बिल्कुल ठीक। कार्बन कितने हैं 1 हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन का कितना मास होता है 12, 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1। चलिए ऑक्सीजन एक है हमारे पास, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के जाएंगे तो 16, और एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन का होता है 1। सबका लिख लो आप अलग अलग, सॉल्व करिए। 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 16 1 जा 16 प्लस 1, सबको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5, और ये 6 एंड देन 12 और 2 एंड 3,
तो आंसर कितना आ जाएगा 32। क्लियर है? तो आई होप आप सीख चुके हो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो। तो बस अब देरी क्या है, आप अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक कंसेप्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट का, वो डिलीट हो चुका है इस बार, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं उस पर अलग से एक वीडियो और बना दूंगा और उसको फिर वहां से देख लेना। बाकी अभी उसकी तैयारी करो जो आपके एग्जाम आने वाला है, उसको फोकस, क्योंकि बहुत सिलेबस अभी हमें वो भी कवर हमको करना है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट है फॉर्मूले को लेकर, मॉलिक्यूलर मास को लेकर एकदम क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डाउट और है, तो कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उनको उनके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।